हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर योर लवली विशेस ऑन दिस ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। मेरी यही ब्लेसिंग्स हैं कि जो भी सपने आपने देखे हैं वो सभी सपने आपके साकार हों। लाइफ में आप बहुत तरक्की करें, लाइफ में आप बहुत हाइट्स को टच करें। जो भी आपने सोचा है वो सब आप अचीव कर पाएं अपनी लाइफ में, और बहुत खुश रहें अपनी लाइफ में। तो इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस टॉप 10 20 क्वेश्चंस पर, डे 3 पर। देखिए, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में, और अगर आईबीपीएस आरआरबी प्योर क्लर्क लेवल पर बात करें, तो यहाँ पर पेपर का लेवल कैसा आता है ये आप जानते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आप क्वेश्चन को बेहतर कर पाएंगे। इसके लिए ये जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, कि वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो एग्जाम में आपको मिलेंगे। बहुत बेसिक लेवल से मत पढ़िएगा, क्योंकि कई बार कैंडिडेट बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, और इतने लो लेवल का एग्जाम में बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि पेपर कैसा आएगा टॉप 20 क्वेश्चंस की मदद से। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, अगर आपको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर सेक्शन आपका वीक है, आप बेटर कर सकते हैं इसमें, और आपको एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर 55 आवर्स के वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, यानी कंप्लीट कंप्यूटर की प्रिपरेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड है ना। मैटर क्या करता है कि आप कम समय में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो अगर यही ड्रीम आपका भी है, तो ड्रीम बैच 2.0 आपके इस ड्रीम को फुलफिल जरूर करेगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा iOS या गूगल प्ले स्टोर के थ्रू, और फिर इस बैच से आप कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये रहा क्वेश्चन जो हमने सेशन 2 में आपको दिया था। क्या था ये क्वेश्चन? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बहुत ही शानदार तरीके से दिया था। डैश इज अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क को मैनेज करती है। यूज टू डायनेमिकली असाइन एन आईपी एड्रेस। डायनेमिकली आईपी एड्रेस को असाइन करती है किसी भी डिवाइस को। ये प्रोटोकॉल कौन सी है? विच इज दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल? टीसीपी आईपी, एसटीटीपी, एफटीपी, डीएचसीपी या फिर यूडीपी? करेक्ट आंसर है डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मींस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में आईपी एड्रेस को डायनेमिकली असाइन करने की बात हो रही होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब डीएचसीपी दो तरीके के होते हैं। एक डीएचसीपी क्लाइंट होता है जो रिक्वेस्ट करता है, और एक डीएचसीपी सर्वर होता है जो रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, 20 में से आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। इफ यू वांट टू पब्लिश योर ओन वेबसाइट, यू विल नीड टू साइन अप फॉर। कह रहा है अगर आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना चाहते हैं, सपोज आपने कहा कि एक वेबसाइट बना लेते हैं अपनी, और उस वेबसाइट को पब्लिश करते हैं, तो आपको इसमें से किसकी रिक्वायरमेंट होगी? आईपी ट्रैकिंग सर्विस, गूगल फॉर्म सर्विस, वेब होस्टिंग सर्विस, वीपीएन सर्विस, या ऑल ऑफ दीज? तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको GoDaddy की वेबसाइट से उसकी होस्टिंग को परचेज करना होगा। इसके लिए वेब होस्टिंग सर्विस का यूज करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज वेब होस्टिंग सर्विस। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें से सबसे पॉपुलर जो वेबसाइट है वो आपने नाम जरूर सुना होगा, दैट इज GoDaddy। नेक्स्ट, it is when an electronic device becomes unusable due to failed software or firmware update। कह रहा है कई बार आपने देखा होगा कि आपकी डिवाइसेस काम करना बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई अपडेशन नहीं आता, या उसके सॉफ्टवेयर में कोई कमी हो जाती है, जिस रीजन की वजह से आपके मोबाइल फोन, आपके गैजेट्स, आपके लैपटॉप या आपके पर्सनल कंप्यूटर्स काम ही नहीं करते।
तो ऐसे सिस्टम्स को जो काम नहीं कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? बूटिंग, हैंग, रीबूट, ब्रेकिंग या डंप? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप जानते हैं कि ऐसे कंप्यूटर्स क्या हो जाते हैं? स्क्रैप हो जाते हैं, है ना, एक तरीके से कबाड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं गाइस? ब्रेकिंग बोलते हैं। अब ब्रेकिंग क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन भी समझ लो। देखिए, ब्रिक का मतलब होता है एक तरीके से पेपर वेट, यानी जब पेपर के लिए आप कोई वेट रखते हैं उसके ऊपर, तो वेट क्या माना जाता है? एक तरीके की ब्रिक है। तो उसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो डिवाइस काम नहीं कर रही वो एक ब्रिक बन चुकी है, जिसमें कोई भी प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट 5e इज अ टाइप ऑफ अ ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल कहें या फिर इसको लोकल एरिया नेटवर्क केबल कहें, बात एक ही है, लैन केबल। तो 5e केबल है। व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन कैट 5e केबल? कह रहा है कैट 5e केबल में ई का मतलब क्या है? एक्सेप्शन, एक्सटेंसिबल, एनहांस्ड, एक्सपोर्ट या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट या इनहैंस्ड। इनहैंस्ड होता है ई का मतलब, यानी कैटेगरी 5 इनहैंस्ड। जब आप मार्केट में ईथरनेट केबल लेने के लिए जाते हैं या लैन केबल लेने के लिए जाते हैं, तो शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आपको कैटेगरी 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 8 तक इसकी कैटेगरी आ चुकी है। तो कौन सी आपको कैटेगरी चाहिए? तो डिपेंड करेगा कि कितनी बेहतर स्पीड वाली केबल आप लेना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि हमें कैट 7 या कैट 8 या कैट 5e टाइप की केबल दे दीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 5e में ई क्या है? आंसर है कैट का मतलब कैटेगरी, ई का मतलब इनहैंस्ड। नेक्स्ट। द मॉर्फ ट्रांजिशन फीचर हैज बीन एडेड इन विच वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस में अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, तो एक फीचर अभी हाल ही में ऐड किया गया है मॉर्फ ट्रांजिशन के नाम से। किसमें? पावर पॉइंट में। तो आपको बताना है कि ये जो मॉर्फ ट्रांजिशन फीचर है ये किस वर्जन में ऐड हुआ? 2013, ऑफिस 2013, ऑफिस 365, ऑफिस 2010, ऑफिस 2019 या ऑफिस 2007? करेक्ट आंसर होगा ऑफिस 2019, यानी ऑफिस 2019 से एक फीचर ऐड हुआ जिसका नाम है मॉर्फ ट्रांजिशन। ये फीचर ऑफिस 2019 में भी है और ऑफिस 2021 में भी है, जो कि लेटेस्ट है। लेकिन शुरुआत इसकी कहां से हुई? ऑफिस 2019 से। अब ये मॉर्फ फीचर होता क्या है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फीचर पहले पावर पॉइंट में नहीं था, लेकिन अब इस तरीके के मॉर्फिंग को भी ऐड कर दिया गया है ना? बढ़िया। नेक्स्ट। व्हाट इज द मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज 11 जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें मिनिमम रैम कितनी रिक्वायरमेंट होती है जिसके बिना आपका विंडोज 11 इंस्टॉल ही नहीं होगा या काम नहीं करेगा? तो मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट कितनी है विंडोज 11 में? 2 GB, 4 GB, 1 GB, 8 GB या 16 GB? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है 4 GB रैम होनी चाहिए और 64 GB की आपकी क्या होनी चाहिए? स्टोरेज होनी चाहिए मिनिमम। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा 4 GB रैम। आप देख सकते हैं प्रोसेसर कम से कम 1 GHz और फास्टर, ये है प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट, 1 GHz और फास्टर। रैम आपकी 4 GB मिनिमम कैपेसिटी की, और स्टोरेज की बात करें तो 64 GB और लार्जर स्टोरेज डिवाइस ना, यानी मिनिमम 64 GB की होनी ही चाहिए स्टोरेज। नेक्स्ट। Which of the following is a new personalized feed powered by AI that provides a faster way to access the information added in Windows 11? हिंदी में इसका क्या मतलब है समझिएगा। कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी पर्सनलाइज्ड फीड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जिसके थ्रू फास्टर वे ऑफ एक्सेस द इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को आसानी से निकाला जा सकता है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, इसे क्या बोलते हैं?
प्लगइन्स, फीड, ट्रेंड, विजेट्स या ऑल ऑफ दीज। तो अगर आपको याद हो, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं विंडोज 11 में क्या चीज ऐड हुई है। क्या प्लगइन्स ऐड हुआ है, फीड ऐड किया गया है, ट्रेंड्स ऐड किया गया है, या विजेट्स ऐड किया गया है, या इन सभी को ऐड किया गया है। करेक्ट आंसर है विजेट्स। तो विंडोज 11 में याद रखने वाली बात यह है कि विजेट्स के फीचर को ऐड कर दिया गया। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो समझ में आ गया, विजेट्स होता क्या है। विजेट्स का मतलब होता है जैसे कैलेंडर। आपको अगर कैलेंडर देखना है तो उसका एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आपको कोई टाइम टेबल सेट करना है, कोई आपको अलार्म सेट करना है, कोई ऐसी यूनिक एक्टिविटी आपको करनी है, जैसे कोई नोट फॉर्म में आपको कोई चीज लिखनी है, या वेदर फोरकास्टिंग आपको देखनी है कि कल का मौसम कैसा होगा, आज कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये सब चीजें आपको कहाँ मिल जाती हैं, विजेट्स के ऑप्शन में, जो विंडोज 11 में एक नया फीचर ऐड हुआ है। नेक्स्ट, which of the following is a cloud computing service created by Microsoft for building, testing, deploying and managing the applications? कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट की ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस बताइए जिसका इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, मतलब बिल्ड करने के लिए, एप्लीकेशंस को टेस्ट करने के लिए और एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग पर। आंसर है दिस इज कॉल्ड एज्योर। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है इसका नाम याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज्योर, विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस और विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द नॉर्मल एप्लीकेशंस, जिनका इस्तेमाल एप्लीकेशंस को बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू मल्टीपल रेसिपिएंट। कह रहा है आपको डेटा मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भेजना है, तो इसे क्या बोला जाता है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि सिंगल सोर्स है और मल्टीपल रेसिपिएंट है, यानी सोर्स और रिसीवर, सोर्स और डेस्टिनेशन। ब्रॉडकास्ट बोलेंगे, क्रोमकास्ट, स्ट्रीमकास्ट, मल्टीकास्ट या ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज, अगर मल्टीपल दिया होगा तो मल्टीकास्ट होगा, सिंगल दिया होगा तो यूनिकास्ट होगा, और अगर कोई भी लिमिटेड नंबर ऑफ नहीं है, यहां पर किसी को भी डेटा भेज सकते हैं आप, तो वो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। जैसे यूट्यूब एक ब्रॉडकास्ट है, यहां पर वीडियो अपलोड की गई, कोई भी देख सकता है उस वीडियो को, ब्रॉडकास्ट सर्विस है। लेकिन अगर बात करें टेलीग्राम, फेसबुक, यहां पर वो ही देख पाते हैं, जैसे आपने कोई पिक्चर अपलोड करी अपनी, कोई डीपी अपलोड करी, तो वही देख पाएगा जो आपके साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट में कनेक्टेड होगा। तो ये हो जाता है मल्टीकास्ट। या टेलीग्राम ग्रुप में आपने कोई मैसेज डाला तो वो देख पाएगा जो आपके ग्रुप में एडेड होगा, इसे बोलते हैं मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब होता है जब वन टू वन आप किसी को कुछ भी भेजते हैं, आपने किसी के पर्सनल व्हाट्सएप पे कोई एक मैसेज भेजा, वो क्या है, यूनिकास्टिंग। समझ में आया। तो यूनिकास्टिंग वन टू वन, मल्टीकास्टिंग वन टू मैनी, लेकिन आपको पता है वो मैनी कौन है, और ब्रॉडकास्ट मतलब वन टू अनलिमिटेड, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं। नेक्स्ट, it is a way for the Windows operating system to run with the minimum system files necessary। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। क्या इट इज द वे फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तरीका है जिसके थ्रू मिनिमम सिस्टम फाइल नेसेसरी को आप रन कर सकते हैं। यानी आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि विंडोज की फाइल चल नहीं रही है, तो एक ऐसे मोड में जाकर आप उसको रिकवर कर सकते हैं या चला सकते हैं जहां पर ना चलती हुई फाइल्स भी ऑटो रिकवर हो जाती है। सेल्फ डायग्नोस्टिक मोड भी इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेफ मोड। क्या होता है, ये सेफ मोड होता है। कई बार अगर आपका सिस्टम ऑन ना हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो F8 की को दबाइएगा बूटिंग के समय, और उस समय आपका जो सिस्टम है वो सेफ मोड में ओपन हो जाएगा। और जो जब आप ओपन करते हैं और सिस्टम आपका ओपन होता है, उसे बोलते हैं नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड वो मोड होता है जब सिस्टम बूट होके ओपन हो जाता है, लेकिन अगर ओपन नहीं होता तो उसे सेफ मोड में ओपन किया जाता है ना, कुछ इस तरीके से।
नेक्स्ट, दिस अलाउज द कंप्यूटर टू शेयर द सेम आईपी एड्रेस। लोकल एरिया नेटवर्क पर एक ही आईपी एड्रेस को शेयर करना किस कैटेगरी में आएगा बताइएगा? डीएसएल, डीएनएस, नेट, वैट या टीसीपी आईपी? क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, क्या है क्वेश्चन? दिस अलाउज द कंप्यूटर टू शेयर द सेम आईपी एड्रेस। लोकल एरिया नेटवर्क में एक ही आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करना या शेयर करना, ये किस तरीके में काउंट किया जाएगा? डीएसएल में, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वैट या फिर टीसीपी आईपी? बताइए। करेक्ट आंसर यहां पर होगा नेट। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं, जहां आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर किया जाता है सेम आईपी एड्रेस को। नेक्स्ट, दिस इज अ नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउ अदर वाईफाई डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क। बताइए, कह रहा है ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो वाईफाई डिवाइसेस को ये अलाउ करती हैं कि वो आपस में कनेक्ट हो पाए। तो जितनी भी वाईफाई डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आपने देखा होगा ऑफिसेज में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहां पर क्या लगा होता है? एपीज लगी होती है, जिसे एक्सेस पॉइंट बोला जाता है। और इसकी मदद से जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी वाईफाई डिवाइसेस हैं, वो इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस पॉइंट। कुछ इस तरीके से ये वॉल माउंट किया जाता है ना, ऊपर रूफ में आप देखते हैं वॉल माउंटेड होता है ये। दिस इज कॉल्ड एपीज, एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट, it is a standardized specification that allow a device to read data from a USB device without requiring a PC। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आईबीपीएस आरआरबी का, पूछता जरूर है ये क्वेश्चन। कह रहा है उस स्पेसिफिकेशन का नाम बताइए जिसकी मदद से डिवाइस को रीड किया जा सकता है यूएसबी डिवाइस की मदद से। इसे क्या बोलते हैं? जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो आप अपने मोबाइल फोन को भी माउस और कीबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं इसकी मदद से। ये कैसा पोर्ट है? इसे क्या बोलते हैं? ये कैसी केबल है? इसे क्या बोलते हैं? आंसर है ओटीजी केबल, ऑन दी गो केबल। अब ओटीजी केबल अगर आपने यूज किया हो, ओटीजी केबल या ओटीजी कनेक्टर का, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अपने मोबाइल फोन को भी आप माउस और कीबोर्ड की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो केबल आती है इसे बोलते हैं ओटीजी केबल, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। ओटीजी पेन ड्राइव्स जो डायरेक्टली आप अपने मोबाइल फोन में लगा सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, पीसी की कोई भी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होगी। ये है आपका ऑन दी गो। तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि ओटीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑन दी गो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और ये भी याद रखना है कि ये एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट, OLED is a type of a flat screen display similar to a LCD. What does O stands for in OLED? कह रहा है OLED स्क्रीन आप लोग ने सुना होगा नाम, जैसे LCD है, LED है, TFT है, वैसे ही OLED स्क्रीन्स भी आती हैं। तो OLED स्क्रीन्स में O की फुल फॉर्म क्या है ये बताइए? LED की फुल फॉर्म तो होती है लाइट एमिटिंग डायोड, लेकिन O का मतलब होता है क्या? ऑब्जेक्ट ऑनलाइन ओपेसिटी, ऑर्गेनिक या ऑप्टिकल? क्या लग रहा है आपको? करेक्ट आंसर है ऑर्गेनिक, यानी कंप्लीट फुल फॉर्म बनेगी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। वेरी गुड। नेक्स्ट, ईथरनेट केबल हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर एट बोथ एंड? कह रहा है जो लैन केबल होती है या जो ईथरनेट केबल होती है, इसमें कनेक्टर लगा रहता है दोनों सिरों पर। इस कनेक्टर को क्या बोलते हैं? RJ11, RJ45, RJ25, RJ21 या नन ऑफ दीज? तो RJ11 का यूज होता है किसमें? टेलीफोन्स में। जबकि RJ45 का यूज होता है ईथरनेट केबल में। सो द करेक्ट आंसर इज RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45। ठीक। नेक्स्ट, it is a software that use
एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेस। कह रहा है ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपके सिस्टम के रिसोर्सेस को ज्यादा यूटिलाइज करता है। इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। आप लोगों ने मोबाइल फोन्स खरीदे होंगे, और लेटेस्ट में अगर आपने कोई खरीदा है तो आप इस बात को ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो यूजलेस हैं, लेकिन पहले से इंस्टॉल आपको मिलती हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो बहुत मेमोरी कंज्यूम कर रही होती हैं ऑलरेडी पहले से, लेकिन उनका कोई यूज भी नहीं होता। तो आप सोचते तो जरूर होंगे कि सर ऐसी एप्लीकेशंस को हमें क्यों डाल के दे दिया जाता है, हम खुद भी तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्ले स्टोर या iOS स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर वो लोग क्यों डाल के देते हैं? क्योंकि उनको पैसा मिलता है ये करने के लिए, एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए, जिससे आपको एक भारी नुकसान होता है कि आपकी स्पेस अननेसेसरी में ऑक्युपाइड होती है मोबाइल फोन में। इसे क्या बोलते हैं? ये जो सॉफ्टवेयर वो भर भर के देते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिसोर्स को कंज्यूम करते हैं। ब्लॉटवेयर, मैलवेयर, रिड्यूसवेयर, हाइपरवेयर या फर्मवेयर? करेक्ट आंसर है दिस इज कॉल्ड ब्लॉटवेयर। कई बार इसमें वायरस भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। कई बार इसमें मैलवेयर भी देखे गए हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और कई बार कंपनीज ऐसा करने के लिए उन मोबाइल कंपनीज को भर भर के पैसा भी देती है ना। ये एक सच्चाई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास स्टोरेज डिवाइस सिमिलर टू अ हार्ड डिस्क ड्राइव? कह रहा है हार्ड डिस्क जैसी ही एक और ड्राइव भी है जो लेटेस्ट में यूज की जाती है स्टोरेज पर्पस के लिए। इसे क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव, एसएसडी, साटा, आईडी या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है एसएसडी। एसएसडी का मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आप जानते हैं कि आजकल हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं बल्कि एसएसडी मिलती है हमें सिस्टम्स में, और कई बार तो हार्ड डिस्क भी होती है और एसएसडी भी होती है। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव का एडवांस्ड वर्जन है। और ये फ्लैश मेमोरी के कैटेगरी में भी आती है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एस एस डी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैश मेमोरी, राइट। जैसे पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है, वैसे एस एस डी भी, और मेमोरी कार्ड भी एक फ्लैश मेमोरी है। वेरी गुड। नेक्स्ट, तो मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। नोटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम के टाइम पर यही पॉइंट्स हैं जिनको आप रिकॉल करके जाएंगे। It is an American photo and video sharing social networking service founded in 2010 by Kevin Systrom and Mike Krieger। कह रहा है ऐसा अमेरिकन फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या सर्विस का नाम बताइए जो 2010 में बनाई गई, और इसके पापा यानी फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रॉम है और माइक क्रीगर है। क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा, बहुत फेमस है, और इसकी रील्स तो और भी ज्यादा फेमस है। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम आपकी अमेरिकन फोटो एंड वीडियो शेयरिंग सर्विस है, 2010 में फाउंडेड हुई, याद रखिएगा। और इसके फाउंडर के नाम भी याद रखने वाली बात है, केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्रीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया बिल्ट इनटू अ सीपीयू। एक ऐसी स्टोरेज एरिया बताइए जो कि टेम्परेरी है, जो कि सीपीयू के अंदर होती है। तो आप समझ गए सर, सीपीयू के अंदर तो एक ही स्टोरेज है जो फास्ट भी है और टेम्परेरी भी, और वो है आपकी रजिस्टर। सो द करेक्ट आंसर इज रजिस्टर। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी पूछें तो भी रजिस्टर होगा, या सीपीयू के अंदर स्टोरेज एरिया पूछें तो ये भी रजिस्टर होगा। और रजिस्टर का दूसरा नाम है मेमोरी यूनिट। तो हमारे सीपीयू में एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, एक एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, जिसे कई बार रजिस्टर भी बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ऑनलाइन एक्टिविटी इज नोन एज। बताइए, कह रहा है उस पर्सन की इंफॉर्मेशन बताइए
जो कि एग्जिस्ट करती है इंटरनेट के ऊपर। और वो एग्जिस्ट क्यों कर रही है? क्योंकि वो पर्सन ऑनलाइन बड़ा एक्टिव रहता है, अपनी फोटोज शेयर करता है, अपनी वीडियोज शेयर करता है, रील्स बनाता है, और इस रीजन की वजह से वो काफी एक्टिव रहता है इंटरनेट के ऊपर। और इससे क्या होता है कि गूगल में जब उसका नाम सर्च किया जाता है तो गूगल उसका नाम के साथ साथ उसकी फोटो, उसकी वीडियो ये सजेस्ट कर देता है। और इस चीज को क्या बोलते हैं? डार्कनेट, डिजिटल डेटा, डार्क इन्फो, डिजिटल फुटप्रिंट, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताइए। तो बहुत जो इंटरनेट का यूज करता है और अपनी फोटोज वीडियोस अपलोड करता रहता है, तो ऐसे पर्सन के डिजिटल फुटप्रिंट बन जाते हैं। आंसर होगा दैट इज फोर्थ। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब कि डिजिटल प्रेजेंस उसकी हर जगह पर हो जाती है, जैसे गूगल पे, जैसे आप कह सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, लिंक्डइन, या फिर यूट्यूब, इन सब में उसकी प्रेजेंस मिलती है, जिसे बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। और ये कोई भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई क्रिएटर हो सकता है ना, एनीवन। डैश इज द सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेंट्रल मॉड्यूल है उसे क्या बोलते हैं? रोम, कैशे, कर्नल, बायोस या शेल? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट कहें, कोर पार्ट बोले या सेंट्रल मॉड्यूल बोले, बात एक ही है। और करेक्ट आंसर होगा दैट इज कर्नल। कर्नल का काम क्या होता है? जैसे मिलिट्री में कमांड देना, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सब कुछ मैनेज करने का काम होता है कर्नल का। ये थे बेस्ट 20 क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 20 में से आपने कितने मार्क्स गेन किए? ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन गाइस। किंडल इज अ पोर्टेबल ई रीडर डेवलप्ड बाय। ई रीडर आपने नाम सुना होगा, और किंडल तो बहुत ही फेमस है, जो कि बुक्स रीड करने के लिए, मैगजीन्स रीड करने के लिए, ई बुक्स पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट डिवाइस मानी जाती है किंडल। आपको बताना है कि ये किंडल किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, amazon.com, गूगल, या फिर IBM? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन मिले तो बताइएगा जरूर कि सर आपका पढ़ाया हुआ आया, जो कि आएगा जरूर। चैनल पर नए हो, है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन फील होता है, राइट। बाकी अगर आपको एक बैच से कनेक्ट होना है जिससे कि आप कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाए और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एक बार पढ़ पाए, है ना, एक बार पढ़ना है। और कंप्यूटर सब्जेक्ट में तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ ही सकते हैं, और आपको लाना भी है ना, तभी जो आपने इतनी मेहनत करी है वो क्या होगी? फुलफिल होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा अरोड़ा एजुकेटर के नाम से। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया था, उस पर व्हाट्सएप करके आप कंफर्म कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाकी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या बढ़ रहा है, आपको क्या कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ। थैंक यू वेरी मच।